एक्टर बनने का ख्याल आ चुका था 2012-13 में, बट देन देखिए, आपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप आए, उनसे बगावत करके आप नहीं आए। शायद बगावत करने की नौबत आई नहीं। पर चलो फर्ज करिए, अगर वो मना कर देते तो शायद मैं कर देता बगावत। तो आपको अपना पहला काम एनएसडी के वक्त ही मिल गया था या उसके बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ा? मेरे पापा ने मुझे उस टाइम भी कहा था कि तुम ना ये जो जहाँ जा रहे हो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। कितना अचीवमेंट आपको उनको लगता होगा, आपको लगता होगा। इस संसार में सब दुखी है। क्या अनुभव रहा आपका इन सब बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का? दिमाग में कहीं ये भी आया होगा कि अगर मैं यहाँ सफल नहीं हुआ तो व्हाट वाज लाइक सेकंड ऑप्शन फॉर यू इन योर माइंड? चलो, मुझे दिक्कतें होती है, एंजाइटी होती है इस माया नगरी मुंबई में, और ज़रूरी तो नहीं कि सभी के सपने पूरे हों, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी जॉब पानी है जहाँ पे तुम्हें महीने की पेमेंट आ सके, तनख्वाह आ सके। सो गो फॉर द जॉब, कन्वेंशनल जॉब। एक महीने बाद मुझे रात को 11:30-12 बजे मैसेज आया, भूपेंद्र जाड़ावत शुक्ला के लिए लॉक्ड नेटफ्लिक्स। लाइफ आई वोंट से हैज चेंज्ड, बट एक रास्ता मिला। अच्छा, मटका किंग में लच्छू का कैरेक्टर आपके लिए कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? नमस्कार भूपेंद्र जी, आपका प्रज्ञा संवर्ध द वॉन्डरिंग आर्टिस्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे शो पर आए हैं। धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है। हमें लगता है कि आप जैसे लोग जब आते हैं और कुछ बात करते हैं, आप जैसे यंग लोग, तो जो कई स्ट्रगलर्स हैं बम्बई में या किसी भी फील्ड के स्ट्रगलर हो, उनको आप लोगों से एक ना एक जोश मिलता है जी। एक कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए हम आप लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि हम अपनी ऑडियंस को बता सकें कि लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ तो कुछ ज़रूर होगा, हो जाएगा। तो आपकी जो भी जीवन यात्रा रही है अभी तक, तो उसमें बताइए कि आपको कितने साल हो गए बम्बई शहर में आए हुए? मुंबई शहर में मुझे 8 साल हो गए, 8 लेकिन साल। यात्रा सिर्फ यहाँ से नहीं थी, यात्रा थोड़ी और पीछे से थी। बताइए। क्योंकि मुंबई में आने के पहले कई बार मेरा ख्याल था कि मैं 2013 में या 14 में बॉम्बे आ जाऊँ, क्योंकि एक्टर बनने का ख्याल आ चुका था 2012-13 में। बट देन मुझे किसी ने कहा कि तुम पहले थिएटर कर लो या थोड़ा FTI चले जाओ, NSD कर लो, तो शायद तुम बॉम्बे जा सकने के लायक हो। हाँ। सो उसके बाद करीबन 2-2.5 साल थिएटर करने के बाद 3 बॉम्बे साल में? नहीं, मैं कोटा से हूँ, राजस्थान से हूँ। अच्छा। सो वहाँ मैंने स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई और फिर मैं जयपुर चला गया वहाँ पे अच्छा। अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। अच्छा वहाँ मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया कॉलेज में। अच्छा तो वहाँ मैंने 3 साल थिएटर किया अच्छा। और फिर कॉलेज ख़त्म भी हो गया था। तो मुझे लगा कि अब मुझे वापस से वही कन्वेंशनल जॉब करना है कि जो मैं कर रहा हूँ 3 साल से, उसकी तरफ ध्यान देना है। हाँ। तो फिर मैंने पूछा, मेरे पेरेंट्स से पूछा, दे सेड कि लाइफ में अगर थोड़ा तुम्हें ऐसी जॉब पानी है जहाँ पे तुम्हें महीने की पेमेंट आ सके, तनख्वाह आ सके, सो गो फॉर द जॉब, कन्वेंशनल जॉब। हाँ। पर उनको मैंने पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं और थिएटर कर सकूँ, मुझे थिएटर ही करना है। थोड़े से वो झिझके, लेकिन उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली मुझे कहा कि ठीक है तुम ट्राई करो। और फिर उसी टाइम पे मैंने थिएटर करते करते ही NSD में अप्लाई किया। उसमें 3-4 पड़ाव होते हैं NSD में। अच्छा। सो मेरा पहला पड़ाव जब क्लियर हो गया और तो पापा को पता लगा, तो उनको बहुत विश्वास हुआ मेरे अंदर कि ये अब शायद कुछ कर लेगा, लड़के में दम है। हाँ। तो फिर दूसरा पड़ाव पार किया और तीसरे पड़ाव में मेरा सिलेक्शन हो गया। और जब लिस्ट आती है वो एक सरकारी संस्थान है। हाँ। तो उसकी एक वैल्यू है आपके पेरेंट्स के एनी डे मन में। जहाँ भी राष्ट्रीय या भारतीय लग जाता है तो हाँ। उस चीज़ की उसका एक मान बढ़ जाता है। सो जब उन्होंने उस लिस्ट को देखा और मेरा नाम देखा तो उनको बड़ी खुशी हुई। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम जा सिमरन, आजाद हो अपनी ज़िंदगी, जीते अपनी ज़िंदगी। जब आप किसी जगह पहुँच जाते हो जहाँ पे काफ़ी लोग आना चाहते हैं, हाँ। NSD, तो फिर आप उन 26 लोगों में से हो, तो उस एक सीट की एक आपको एक वैल्यू होती है। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड जस्टिफाई कि आपने। तो आपको अपना पहला काम NSD के वक्त ही मिल गया था या उसके बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ा? NSD के वक्त
मुझे काम करना ही नहीं था, मुझे सिर्फ थिएटर करना था और एक्टिंग सीखनी थी। अच्छा। मेरे पापा ने मुझे उस टाइम भी कहा था कि तुम ना ये जो जहाँ जा रहे हो ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये Definitely. शुरुआत से ही मेरे फादर, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, हाँ। वो अध्यापक है, टीचर है हाँ। और प्रिंसिपल रहे हैं स्कूल के अंदर। उन्होंने बच्चों को बताया कि क्या सब्जेक्ट में पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए तुम्हें। हाँ, हाँ। उनका अपना बेटा एक्टर बनना चाहता है तो थोड़ा सा उनको भी लगेगा। वहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर ये काम करना है तो तुम इसके अंदर बहुत देर लगने वाली है और शायद सालों कुछ ना हो। अच्छा, एक बात बताओ, हुक्म। दिमाग में कहीं ये भी आया होगा कि अगर मैं यहाँ सफल नहीं हुआ तो व्हाट वाज लाइक सेकंड ऑप्शन फॉर यू इन योर माइंड? सेकंड ऑप्शन मेरे पास कोई नहीं था। कोई नहीं था, है ना? बस यही की ऑप्शन था यही ऑप्शन कि था कि जीना first option यहाँ, पे सही करते हैं। मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आपने स्ट्रगल को भी स्वीकार किया, आपने मेहनत को भी स्वीकार किया। आई थिंक सफल होने के लिए 3-4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेहनत और सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन और फोकस्ड, और इन सब के अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स कला तो आप में होनी ही चाहिए, कि माता पिता का आशीर्वाद। ज़रूर ज़रूर। देखिए, आपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप आए, है ना? जी। उनसे बगावत करके आप नहीं आए। शायद बगावत करने की नौबत आई नहीं, क्योंकि वो खुद इतने समझदार हैं, इतने समझते हैं कि जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे परसेंटेज बहुत कम आए थे और उनके पास बच्चे पूछने आते थे कि हम क्या सब्जेक्ट लें 11th में। हाँ। और जब मेरे परसेंट देखे उन्होंने क्लास 10th के, तो उन्होंने कहा कि तुम साइंस में तो मत जाना और तुम कॉमर्स में भी मत जाना, आर्ट्स में जाओ तो। तुम आर्ट्स में जाओ और तुम इसी के लायक हो। आई हैड 54% हाँ। इन माई 10th बोर्ड। ठीक है। मैं पहला बच्चा था मेरे स्कूल का जहाँ पे आर्ट्स ली गई। वो एक CBSE स्कूल था, आर्ट्स था ही नहीं वहाँ पे। तो वो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा कि तुम इस रास्ते पे चलोगे। और उसी रास्ते से मैंने जब पढ़ा लिटरेचर, जब मैंने पढ़ा हिस्ट्री एंड देन ड्रामा हैपेंड इन माई लाइफ। अच्छा। उसको उन्होंने बहुत तरीके से स्वीकार किया एंड ही रियलाइज इट कि क्योंकि ये बच्चा आर्ट्स लेके मतलब शेक्सपियर पढ़ रहा है, जॉन डन पढ़ रहा है, ये कालिदास पढ़ रहा है, तो शायद इसको नियति कहीं लेके जाएगी। नियति कहीं लेकर जाएगी। तो बगावत की आवश्यकता नहीं क्वेश्चन। पर चलो फर्ज करिए अगर वो मना कर देते तो मेरी भूख तो बहुत थी, शायद मैं कर देता बगावत। कर देते। बट ऑन अ वेरी फर्स्ट प्लेस वो पिताजी ने वो नौबत जरूरत नहीं आने महसूस दी। हुई नहीं। अब माता पिता बहुत खुश हैं। बहुत खुश है, उन्होंने शो देखा। कितना अचीवमेंट आपको उनको लगता होगा, आपको लगता होगा? मुझे तो कुछ नहीं लगता, उनको भी कुछ नहीं लगता। वो बस ये खुश रहते हैं कि तुम जो काम करने गए थे तुम वो कर पा रहे हो। इस शहर में कई बार लोग सालों बैठे रहते हैं अपने घर के अंदर और उनको पता नहीं होता है कि कब कैमरा फेस करूँगा। वो कहते हैं कि तुम जो काम करने गए हो तुम वो काम कर पा रहे हो, इसे ईमानदारी से करो और किसी भी तरह का गलत फहमी मत लाना अपने जहन में कि तुम कुछ बन गए। हाँ, जब तक इस काम को अपना पैशन को समझोगे तब तक तुम कर सकते हो। मुझे भी लगता है कोई भी फील्ड में जब तक हम्बलनेस आपके साथ रहेगी आपको काम की कमी नहीं रहेगी। हाँ, ये भी एक अच्छी बात है ना? ये फिर ये दूसरी बात है, लेकिन ये फ़ायदे की बात है। इसमें आप काम में आप चलते हो 19-20, किसी ने कहा था, मैंने पढ़ा था, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका लोगों को तरीका है जो बात करने का, वो बहुत ढंग का होना चाहिए। हाँ, इस संसार में सब दुखी हैं। सब दुखी हैं, बिल्कुल। So just अगर तुम कहीं कुछ कर सकते हो तो एटलीस्ट जस्ट लोगों के साथ ढंग से बात कर लो यार। ढंग से बात कर लो। I 100 and this comes very natural to you. You don't have to like pretend. You don't have to act for that. ये आपको बहुत सहज मिला है आपके माता पिता के संस्कारों से, ये जो भी, which is good. अच्छा, एक बात बताएं, हमारे जो दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, जो कई स्ट्रगल करने आए हैं अपने अपने ख्वाब लेकर, अपने अपने सपने लेकर इस माया नगरी मुंबई में, और ज़रूरी तो नहीं कि सभी के सपने पूरे हों, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबकी घर की स्थिति अलग होती है। करेक्ट है। किसी को घर पे पैसे भेजने होते हैं। करेक्ट है। और किसी के घर से पैसे आते हैं। हाँ। मैं थोड़ा लकी था। सो मैं अपना पैशन फॉलो कर पाया। हाँ। पर कोई इंसान बिल्कुल ही इस शहर में काम करने के लिए आ रहा है,
तो हर वो चीज़ करो जो इस शहर में तुमको सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सकती है, और ये कोशिश करते रहो कि तुम जो काम यहाँ करने आए हो उसको एटलीस्ट 1 घंटा भी दो, 2 घंटा भी दो, फिर सब अपने आप होता है। और बगैर फ्रस्ट्रेटेड हुए, राइट, कि अरे हम तो एक्टर बनने आए थे, एक्टर तो हम बने नहीं और कैमरामैन बन गए, या हम कुछ ये बन गए वो बन गए, लेकिन हमारा सपना तो वही था। तो व्हाट डू यू से? मुझे लगता है फिर वो जो करो उसमें फिर खुश होकर करो उसे, एंड हैप्पी विद दैट। बट मैं आपको बता दूं कि जितना मुश्किल एक्टर बनना है, हाँ, उतना ही मुश्किल कैमरामैन बनना भी है ना? उतना ही Exactly. मुश्किल Exactly. कोई भी ऐसा काम जो एग्जैक्टली यू नो आपको कैमरामैन बनने के लिए भी उतनी ही ट्रेनिंग, उतना ही पर्सपेक्टिव आना चाहिए। इवन मैंने देखा है कई सारे फोटोग्राफर्स कैमरामैन ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एक्टर्स से। आप मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको कैमरामैन बनना है फिल्मों के अंदर, वो भी उतना ही संघर्ष कर रहे हैं उधर ही। तो I don't मतलब know. कहने का ये है कि आप जो भी करिए और जो भी आप कर रहे हैं, और डेस्टिनी ने आपको जहाँ पे भी जो कार्य करने को दिया है उसे खुश होकर करिए। Absolutely. ये मत सोचिए कि यार मैंने तो ये ख्वाब लिया था लेकिन हो ये रहा है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। सही बात। और आई थिंक खुश रहना सबसे पहली प्रायोरिटी Oh yes. है जीवन की। बी थैंकफुल, या बी थैंकफुल। शुक्रान तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बड़ा कुछ नहीं है। जहाँ तक थैंक यू है जहाँ वहाँ तक तुम हो। Exactly. जहाँ थैंक यू खत्म हुआ वहाँ तुम भी गए भाई। मतलब मेरा ऐसा मानना है, बहुत मैं ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहला ऑडिशन कौन सा क्रैक किया आपने? हाँ, पहला ऑडिशन मैंने एक ऐड का एडवर्टाइजमेंट का क्रैक किया था। वो एक बैग का ऐड था, सैमसंगाइट ब्रांड था, और वो बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे। उसके पहले मैं बहुत ऑडिशन दे चुका था एड्स के ही, और शॉर्टलिस्ट होता था। फिर मैं वेट करता था कि ये शॉर्टलिस्ट कब मेरे को फोन की घंटी बजेगी और मुझे ऐड मिल जाएगा। फाइनली 4-5 महीने बाद इस शहर में आने के, मैं 4-5 महीने लगा रहा, तब जाके मेरा पहला एक ऐड क्रैक हुआ। आपने कभी आप डिप्रेस नहीं हुए इन बिटवीन? जब मैं इस शहर में आया था ना, मेरी उम्र थी 22 साल 23 साल। तो मुझे उस वक्त ना कुछ पता ही नहीं था, धुन थी बस। मैं अब ज़्यादा दुखी होता हूँ चीज़ों को लेके। मैं अब मुझे लगता है वो मुझे स्ट्रेस हो गया, ओ मैं डिप्रेस हो रहा हूँ। जब मैं नया आया था इस शहर में, मुझे ये था कि बस ये ऑडिशन क्रैक हो जाए बस। उस वक्त शायद दिमाग भी उस तरह से फंक्शन नहीं करता कि आप, मेरा तो नहीं किया शायद। अब मैं बहुत अपने आप को, चलो मुझे दिक्कतें होती है, एंग्जाइटी होती है। अब मैं शायद बात भी कर पाता हूँ, शायद मैं तब इतना अवेयर नहीं था कि मैं बात भी कर पाता था। इसीलिए गांवों में लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं। मैं गांव से ही हूँ। तो मतलब वही वाली बात है। हाँ, इसीलिए कम ज्ञान ना हमेशा ज़्यादा ज्ञान ही डिप्रेशन की रीज़न होता है। एक्चुअली जितना ज्ञान आपको मिलेगा आप ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ आप जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं हैप्पीएस्ट इज द फूल। हैप्पी इज द फूल। या फिर लगातार मैं एड्स करता रहा, और आराम नगर में जितने भी एड्स की ऑडिशन होते थे उन सब जगह जाता था। और वहीं पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे अभिमन्यु रे सर, वो एड्स की कास्टिंग करते थे। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक फ़िल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ जिसको रेड चिलीज़ प्रोड्यूस करने वाला है, शाहरुख सर प्रोड्यूस करने वाले हैं। फिर कुछ टाइम बाद पता लगा कि ये क्लास ऑफ 83 का ऑडिशन है। क्लास ऑफ 83 ओके। मेरी पहली फिल्म, आपकी जो मैं इस शहर में मुझे हिम्मत दी टिकने की जिस फिल्म ने। तो उसके भी 3 पड़ाव थे। पहला पड़ाव स्टूडियो राउंड था जो हमने रे सर के सामने दिया। दूसरा पड़ाव मैं यहीं आया था, इधर ही ऑफिस है, ओपेरा स्प्रिंग के पास में ही हमारे डायरेक्टर साहब का अतुल साहब, यहाँ मिला उनसे आके। उसके बाद थर्ड राउंड था कि जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है, कुल 10 लोग थे वो, उनको फिर से वो शफल करेंगे और तय करेंगे कि मुझे इनमें से कौन से 4 लोग चाहिए। तो 10-12 लोगों को रोज़ बुलाते थे वो 3-4 दिन तक। आपकी तो रातें बिल्कुल बेचैन रहती होगी उन दिनों? हुई उस वक्त रातें बेचैन हुई। मुझे लगा यार मुझे भी क्या है ना, आप अपना चरित्र सामने वाले की आंखों में देखते हो। अच्छा। तो मुझे मेरा डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर, उनको देख के लगता था कि यार मुझे सेकंड डे लग गया था कि ये मुझे ले लेंगे। That's good. या वो करते वक्त। हाँ। तो करीबन 1 महीने बाद मुझे रात को 11:30-12 बजे मैसेज आया, वो स्क्रीनशॉट कि भूपेंद्र जाड़ावत शुक्ला के लिए लॉक्ड नेटफ्लिक्स, ऐसा कुछ था। मेरे लिए वो नेटफ्लिक्स, उसके बाद सब चला मेरे जहन में, रेड चिलीज, शाहरुख खान एंड देन लाइफ आई वोंट से हैज चेंज्ड,
बट एक रास्ता मिला, एक रास्ता पर्सपेक्टिव मिला। एक रास्ता मिला। उसके बाद आराम नगर जाना, लोगों ने बोलना कि अब मत आया करो। सो कॉल आना स्टार्ट हो गए। ऑडिशंस अभी भी चलते थे, लेकिन कॉल्स आते थे, सेलेक्टिव ऑडिशंस होते थे। और मटका थोड़ा सा एक और पुश मिला मुझे। क्लास ऑफ 83 का जो फर्स्ट पुश था, आई थिंक उसके बाद एक्स्ट्रा माइल ना। यस यस। क्या अनुभव रहा आपका इन सब बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम करने का? इनको मैं अपने एनएसडी के दिनों से ही इनके मैं इंटरव्यूज देखता था। हाँ। सिद्धार्थ रॉय कपूर सर। ये कौन है इनके मटका के जो लीडिंग स्टार हैं? विजय 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 भाई तो मतलब जब मैं बॉम्बे आया था तब वो भी ऑडिशन देते थे, मुझे याद अच्छा। है। जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया तब गली बॉय आई थी, तो विजय गली बॉय से विजय हमारे मतलब एक वो स्टार बन गए गली बॉय के बाद। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वाइल शूटिंग विद इन मटका किंग जो आपको बड़ा रोमांचित कर गया, ये बड़ा मज़ा आया जिससे? रोमांचित मेरे लिए मुंबई की मिल्स है। अच्छा। हाँ, मैं इनकी शूट्स करता हूँ इन फिल्मों की, तो सेट पे तो ऐसा कुछ रोमांचित होता नहीं है। क्योंकि आप जाते हो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइंस आपको लर्न होनी चाहिए, और सब आपके लिए 300-400 लोग मेहनत कर रहे हैं। आई डेंट हैव द एंटायर आइडिया इज वेरी रोमांचित एवरी डे फॉर मी। हाँ, मैं तो आज भी बालक ही हूँ। हाँ, मैं यहाँ आ गया, कहाँ से आ गया मैं इधर। वो अपने आप में रोमांच करता है हमेशा। वो 400 लोग सेट पे होते हैं और आप बस देख रहे हो छोटे बच्चे की तरह सब कुछ। यू नो, इट्स सच अ सररियल फीलिंग फॉर एनी एक्टर। सो वो मुझे रोमांच करता है। बट हैविंग सेड दैट, इस शहर की जो अपनी हिस्ट्री है, जहाँ जहाँ हमने शूट किया, ये शो 60s का है, 70s का है। 60s 70s वो एरा है जब हमारा देश आज़ाद हुआ ही था। देश भी बड़ा होता है ना। हाँ। उस वक्त देश 5 साल का था, है ना। तो उस वक्त का देश कैसा था, yes. वो जानना मेरे लिए। तो मैं उन मिल्स में जाया करता था, जहाँ पे उस वक्त मजदूर काम करते थे। मेरे लिए आज वहाँ खाली खंडर है ना। वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत फैसिनेट करता है मुझे। वो सामने सब कुछ घूम जाता होगा सब हाँ, कुछ। कि यार इधर लोगों ने एग्जिस्ट किया है, और ना सिर्फ एग्जिस्ट किया है, बम्बई ग्रो किया है इस जगह से। बम्बई, and you witnessed that, you have seen that place. I've seen that place in real, and मैंने कैमरा पे किया तो। हाँ। अच्छा, मटका किंग में लच्छू का कैरेक्टर आपके लिए कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? एक बहुत बड़ा शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी मिलना कई बार मिलना। सो हम सबके अंदर 15-20 लोग तो वैसे भी एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल करेक्ट। और कोई भी इंसान एकदम बढ़िया नहीं होता और एकदम ख़राब नहीं होता, और उसी को आप कैमरा पे लेके आते हो। मेरा इंटेंशन यही था कि मैं हर सीन में जो अपनी, चाहे वो छोटी वांट है या बड़ी वांट है, उसको इंटैक्ट रखूं। वो रहेगी मेरे जहन में तो वो मेरे बिहेवियर में आएगी और वो दिखेगी। बाकी मेरे लिए मज़ेदार वही 60s 70s जानना था, है ना। उस वक्त की फिल्में, उस वक्त का बॉम्बे। जब भी मैं मरीन ड्राइव जाता हूँ, वो जो शहर दिखता है मुझे बॉम्बे का, मुझे लगता है कि कैसा रहा होगा ये शहर 1960 में या 70 में। You travel back to that era. Yeah, I don't know why. Even I do that. इसलिए I can very well understand that. हाँ, होता है through वो, that. हाँ। Yeah, so I can very well. It's interesting. मेरे लिए शहर ही नया है, तो शहर की हिस्ट्री भी नई है। आपके व्यक्तित्व को देखकर, ये आपकी पूरी जीवन यात्रा को सुनकर, किसी शायर का एक बहुत अच्छा शेर याद आया मुझे, इरशाद, कि जब से चला हूँ सिर्फ मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपको ये वैलिडेशन कब मिला कि ओके, अब मैं एक्टर बन गया हूँ, अब मैं, और लोग अब मुझे पहचान रहे हैं, मेरे ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं, एंड नाउ आई एम लाइक फेमस? मुझे पहली बार तो याद नहीं, लेकिन एक स्पेशल घटना है। मेरे पापा के साथ बैठा था मैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है बनाना लीफ, मेरे फादर और मैं, हम लोग बैठ के वहाँ पे कुछ खा रहे थे, और एक उतने ही बुज़ुर्ग अंकल, पापा की जितनी ही उम्र के बुज़ुर्ग अंकल, वो मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि तुमने क्लास ऑफ 83 में तुम थे ना? मैंने कहा हाँ सर। कि तुमने बहुत अच्छा काम किया था। फिर एक बार मैं किसी फ़्लाइट में था, अक्सर एयरपोर्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, बट बाकी तो मुंबई में तो मतलब किसी को मतलब नहीं है, आप अपना काम करते रहते हो। तो फ्लाइट में क्या हुआ? फ्लाइट में अक्सर आप जब भी जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, फ्लाइट के अंदर होते हो, तो आपको कोई ना कोई आपसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो अच्छा लगता है, फील गुड होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और पापा के सामने जब किसी ने
रिकग्नाइज किया तब तो आपको बहुत ही अच्छा लगा तो होगा। हाँ, पापा को ज़्यादा अच्छा लग गया। मुझे तो पापा को, मैं पापा को देखा कि Obviously. पापा को क्या कैसा लग रहा है। ही सेड कि बेटे ने रास्ता सही चुना। वो चाह, ये ऐसे स्मॉल स्मॉल मोमेंट होते हैं ना, हाँ, तो वो यात्रा का आनंद आ जाता है। वो ऐसे बड़ा मोमेंट, गर्व हाँ, से सीना चौड़ा हो गया। कि एक बार पापा ने कहा था कि एक्टिंग मत करना। आज पापा के सामने एक आदमी कह रहा है कि अच्छी एक्टिंग करते हो। इट फील्स गुड। या इट फील्स गुड, ऑफ कोर्स। आप कलाकार हैं, मैं भी कलाकार हूँ। आप दूसरी कला करते हैं, मैं कला का दूसरी तरफ करती हूँ। बिल्कुल, ये मेरी कला है। बिल्कुल। ये भगवान दूल्हा श्री राम है और ये दुल्हन सीता है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो अभी अभी हमने एक शो शुरू किया है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है प्रज्ञा सामोर द वॉन्डरिंग आर्टिस्ट, जहाँ पे मैं हिंदुस्तान के डिफरेंट प्लेसेस और स्टेट्स में जाती हूँ। और क्योंकि मुझे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से बहुत प्यार है और जेन्युइनली बहुत लगाव है और मुझे बहुत गर्व भी है, तो मैं अपने आर्ट के साथ संस्कृति को मिलाकर और वहाँ का आर्ट के साथ कोलैबोरेट करके उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ या उस पर्टिकुलर स्टेट के आर्टिस्ट के साथ, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी करने वाले हों या ब्लॉक प्रिंटिंग वाले हों या कोई पेंटिंग करने वाले हों या दीवारों के ऊपर मिट्टी से पेंट बनाने वाले हो गाँवों में, मैं सबके साथ बीच में जाकर अपना आर्ट, उनके साथ बैठ के अपना आर्ट बनाती हूँ। वाह। तो आज क्योंकि आप भी कलाकार हैं और हम भी कलाकार हैं और हम अपनी आर्ट को कोलैबोरेट हर कलाकार से साथ करते हैं, तो हम आपको एक कैनवास देंगे। आपको जैसा भी आता हो, जो भी आता हो, बचपन में आई एम श्योर कुछ तो बनाया होगा, फूल पत्ती, तो आप कुछ बनाइए। मेरा ये मानना है कि हमारे मन में जो भी कोई चीज़ होती है, जो भी कुछ भाव होता है या जो भी कोई इच्छा होती है, हम अपनी चित्रकला के माध्यम से उसे, जब हम चित्र बनाते हैं, उसे कैनवास पे उतार देते हैं। और आज इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भूपेंद्र भी इन रंगों के माध्यम से अपने मन की कोई इच्छा, अपने मन का कोई भाव, जो शायद इन्हें भी नहीं पता है, पर जब ये बनाएंगे तो हमें भी पता लग जाएगा कि ये क्या सोच रहे हैं और ये अपने जीवन से क्या चाहते हैं। चलो अब कुछ पेंटिंग करते हैं। ज़रूर। तो ये है इनका पेंटिंग पेंट के करियर का चमकता हुआ सूरज, और ये है मेरे स्वच्छंद उड़ते हुए पक्षी। और इसी के साथ हम भूपेंद्र जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला थैंक यू सो मच और हमारे इस शो पर आए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच from our team and from us and from everybody. Thank you so We all are really a very big fan and we really bless you. मेरा सौभाग्य है, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर इन फ्रंट ऑफ यू, और बात करने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं बात भी कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आशा करता हूँ कि आपका ये चैनल बहुत ग्रो करे, बहुत ग्लो करे, और आप लोगों को मोटिवेट करती रहें। और एक दिन मैं देखूँ आपको, मैं बोलूँ यार मैं था इनका फर्स्ट, Thank you. इनको मैंने क्या, थैंक यू सो मच, Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू। Thank you.